हेलो फ्रेंड्स, मैं सनी मनहास। और वॉशिंग मशीन भाजपा वाली तो आपने ये वीडियो देखी ही होगी, जिसमें सभी ऑपोजिशंस का ये कहना है कि घोटालेबाजों को मंत्री बनाने की पूरी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की। और बीजेपी ने ओपोजिशन पार्टीज को ये कहने के कई मौके भी दिए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जी को तो आप जानते ही होंगे, ये 22 साल कांग्रेस पार्टी में रहे। 2013 में इनके ऊपर सीबीआई जांच शुरू की गई, लेकिन ओपोजिशन का ये कहना है कि 2015 में इनका बीजेपी ज्वाइन करते ही सारे केस खत्म हो गए। और जितने भी ये लीडर्स हैं, एक टाइम पे ये सब ओपोजिशन पार्टीज के टॉप के लीडर हुआ करते थे, जो आज बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सभी ओपोजिशन के कैंडिडेट्स बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं? क्या बीजेपी इनसे अपनी पार्टी ज्वाइन करवाने को कह रही है? और अगर ऐसा कह भी रही है तो ये लीडर्स क्यों बीजेपी में जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के थ्रू इन्हें ज्यादा पैसा पंप हो रहा है, या इन पे सेंट्रल एजेंसीज, ईडी, सीबीआई एटसेट्रा का दबाव डालकर बीजेपी को ज्वाइन करवाया जा रहा है? एक कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खारगे का तो ये भी कहना है कि ये आखिरी इलेक्शंस होने वाले हैं। इस बार अगर मोदी फिर से आए तो इसके बाद ना तो फिर कभी इलेक्शंस होंगे और ना ही कोई दूसरी सरकार बनेगी। देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और एक तानाशाह का राज शुरू होगा। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। लेकिन सिर्फ कांग्रेस लीडर का ही ऐसा कहना नहीं है, बल्कि 5 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने खुद ये कहा है कि उनकी सरकार का 3rd चैप्टर आने वाला है। हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। अब ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 125 दिन और फिर से भाजपा सरकार। एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस कहां से? बीजेपी के पास ऐसा कौन सा प्लान है जिससे वो एक के बाद एक करके अपने सारे ओपोजिशंस को खत्म कर रही है? चलिए डिटेल में समझते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे वो ओपोजिशन पार्टीज को अपनी ओर कर देती है। लेकिन क्या सिर्फ बीजेपी ही इन तरीकों का इस्तेमाल करती है? क्या ओपोजिशन पार्टीज ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया? ये पार्टीज जो बीजेपी पे आरोप लगा रही है, क्या उन्होंने आज तक कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया? चलिए जरा कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी और हाँ बीजेपी भी, इन सब पार्टीज की स्ट्रेटेजीज आपको बताते हैं, जो अक्सर मीडिया में आपको सुनने को नहीं मिलती। चलिए बीजेपी से स्टार्ट करते हैं कि क्या वो सच में अपने कंपटीशन को खत्म कर रही है। साल 2014 में जब बीजेपी पावर में आई, उस समय सभी बीजेपी के मेंबर्स बहुत खुश थे। लेकिन वहीं ओपोजिशन पार्टीज में बीजेपी के ऊपर आरोप लगाने का काम शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग टैक्टिक का इस्तेमाल कर रही है। बेसिकली हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि ओपोजिशन पार्टीज को पैसे देकर या पोजीशन का लालच देकर उन्हें खरीदना। तो ओपोजिशंस का यही कहना था कि बीजेपी इस टैक्टिक का बहुत बढ़िया से इस्तेमाल कर रही है। चलो हॉर्स ट्रेडिंग को थोड़ा सा समझते हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र के एक्स सीएम नारायण राणे की। इन्होंने शिवसेना के साथ पॉलिटिक्स में अपना कदम रखा, लेकिन 2005 में शिवसेना के सुप्रीम लीडर बाला साहेब ठाकरे जी ने इन्हें बाहर निकाल दिया। फिर इसके बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसमें उन्हें ये यकीन दिलवाया गया कि 6 महीने के अंदर वो महाराष्ट्र के सीएम बन सकते हैं। लेकिन 12 साल बीत गए और इन्हें सीएम की पोजीशन नहीं मिली। लेकिन इस 12 साल के पीरियड में इन्होंने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में अपनी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इमेज बना ली थी। और वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी को 2019 के इलेक्शन के पहले इस रत्नागिरी में एक ऐसे ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इमेज वाले इंसान की जरूरत थी, जो रत्नागिरी में बीजेपी का स्टैंड स्ट्रॉन्ग कर सके। सो नारायण राणे 2018 में बीजेपी ज्वाइन कर देते हैं और वो जीत जाते हैं। बीजेपी उन्हें एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का यूनियन मिनिस्टर बना देती है। सेम ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। इनकी फैमिली 2 जनरेशन से कांग्रेस के साथ थी। इनका मध्य प्रदेश में काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड भी था, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें वो पोजीशन नहीं मिल रही थी जो ये पाना चाहते थे। फिर क्या था, बीजेपी ऐसा ही मौका ढूंढ रही थी और बीजेपी ने इन्हें स्टील और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री देने का ऑफर किया। और बीजेपी का ये प्लान इतना सक्सेसफुल रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद तो बीजेपी के साथ ज्वाइन हुए ही, लेकिन अपने साथ 22 और एमएलएस को ले आए। इसी तरीके से वो हॉर्स ट्रेडिंग का यूज करके ओपोजिशंस को अपनी साइड कर देते हैं। चलिए अब एक और टैक्टिक के बारे में बात करते हैं। आपने ओपोजिशंस को ये कहते हुए तो देखा ही होगा। एक तो वो ये करते हैं कि अगर किसी और की सरकार बन जाए बीजेपी के अलावा, तो उसके सारे नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई छोड़ देते हैं। सीबीआई इनकम टैक्स প্রথমে ইডিকে পাঠিয়েছে, তারপরে তার বন্ধু বিজেপি ঢুকেছে ইডিকে সাথে নিয়ে। अब एक बात तो आपने हर ओपोजिशन पार्टी के मुंह से सुनी ही होगी
कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन की तरह है जो सारे करप्ट नेताओं के पाप धो देती है। मतलब कि जो भी बीजेपी ज्वाइन करता है उसके ऊपर जितने भी केस पहले चल रहे होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। ममता बनर्जी का तो ये भी कहना था कि बीजेपी ईडी और सीबीआई को एज अ वेपन की तरह इस्तेमाल कर रही है जिससे सभी ओपोजिशंस खत्म हो जाए। अब ओपोजिशन पार्टीज इसलिए ऐसा कह रही हैं क्योंकि काफी केसेस में ऐसा देखा गया है कि जिन भी लीडर्स के ऊपर सीबीआई या ईडी के केस होते हैं बीजेपी ज्वाइन करते ही उनके वो केस खत्म हो जाते हैं। ओपोजिशंस का कहना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के केस में भी वही हुआ। क्या आखिर सच में बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज को एक टैक्टिक की तरह इस्तेमाल कर रही है? चलिए हेमंत बिस्वा शर्मा के केस को थोड़ा सा समझते हैं। साल 2013 में शारदा स्कैम की बात पूरे भारत में चल रही थी। इस स्कैम में बेसिकली पैसा डबल करने की बात की गई थी और जिन भी लोगों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया उसका पैसा डूब गया। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कोलकाता की सड़कों पे उतर के निवेशक जो हैं जिन्होंने इस समूह में पैसा लगाया है, जो इन्वेस्टर हैं, वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं यहाँ पे। और इस पूरे स्कैम में हेमंत बिस्वा शर्मा का हाथ था और सीबीआई ने इसके ऊपर जांच करना शुरू की। लेकिन 2015 में जैसे ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की इनके ऊपर से सीबीआई की जांच होना बंद हो गई और देखते ही देखते पूरा केस क्लोज कर दिया। अमित शाह के एक इंटरव्यू में जब हेमंत के ऊपर एक रिपोर्टर ने सवाल किए तो अमित शाह ने जवाब देने से मना कर दिया। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया जी, मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। चलिए ये तो बात हुई सैकिंग टैक्टिक के बारे में कि कैसे बीजेपी इन दो टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके सभी ओपोजिशंस को अपनी साइड कर रही है। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे बड़ी टैक्टिक के बारे में, साइकोलॉजिकल टैक्टिक। कैसे बीजेपी लोगों के माइंड के साथ खेल रही है। इस टैक्टिक की समझ ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को आ रही है और ना ही किसी इंसान को। चलिए आप ही बताएं, जब आप YouTube पर राहुल गांधी सर्च करते हैं तो आपको उनकी स्पीच वीडियोस ज्यादा मिलती हैं या उनकी फनी वीडियोस? वेल, बीजेपी इसी चीज का इस्तेमाल कर रही है। गूगल पे राहुल गांधी मीम सर्च करते ही आपको उनके मीम्स के फोटोज का भंडार मिल जाएगा। क्या ये सब देखने के बाद लोग उनकी स्पीच को या उन्हें एज अ पीएम सीरियसली ले भी पाएंगे? इस सब के पीछे सबसे बड़ा रोल है बीजेपी का। 2014 के इलेक्शंस के टाइम एक तरफ बीजेपी ने पीएम मोदी को डिजिटल स्टार बना दिया और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को एक मीम मटेरियल। अब इस टैक्टिक से हुआ ये कि बीजेपी ने अपने ओपोजिशन राहुल गांधी को जनता के सामने इररेलेवेंट बना दिया ताकि कल को वो बीजेपी को कुछ भी लॉजिकल जवाब दे तो लोग उसे सीरियस ना ले और ये सोचे कि ये तो कुछ भी कहता है। जैसे कि इनका एक बहुत फेमस मीम, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। ये मीम तो बहुत से लोगों ने सुना होगा लेकिन शायद ही किसी ने इसकी रियल स्पीच सुनी होगी। किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। खैर, ये कुछ टॉप मोस्ट टैक्टिक्स हैं जिसका इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। वेल, कहा जाए तो सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि सभी पार्टीज इन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती हैं। जब कभी भी उन्हें मौका मिलता है वो ऐसी टैक्टिक्स का यूज करना बखूबी जानती हैं। कांग्रेस की ही बात कर लो, जब वो भी पावर में थी वो भी बीजेपी को हराने के लिए सेम टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती थी। 2004 में एक्स आईबी ऑफिसर ने ये बयान दिया था कि यूपीए ने मोदी को इशरत जहां केस में फंसाने की कोशिश की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें लालच दिया जा रहा था कि वो मोदी के खिलाफ खड़े होकर झूठा बयान दे। इसके बाद आईबी के पूर्व डायरेक्टर राजेंद्र कुमार का बयान आया है जो कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राजेंद्र कुमार ने कहा है कि मोदी पर हमला करने के लिए यूपीए सरकार ने जानबूझकर इशरत जहां का सच छिपाया। एक आईपीएस ऑफिसर गीता जोरी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ साबित किए जिसमें यह था कि उस दौरान अमित शाह को भी जेल भेजने के लिए सीबीआई के थ्रू एक आईपीएस ऑफिसर के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था। उसके बाद कोर्ट में केस चला और दोनों को बाइज्जत बरी किया गया। इन शॉर्ट आपको कहूं तो ये टैक्टिक्स हर पार्टी यूज करती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या टीएमसी या तो फिर बीजेपी और कांग्रेस। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।